हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज नंबर 8। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके तमाम कॉन्सेप्ट को समझा था और हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आपने ज़रूर देखना है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ, गिव 2 एग्जाम्पल। यहाँ पर आपने मैथमेटिकल स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखनी है और मैथमेटिकल प्रूफ की डेफिनेशन लिखनी है और 2 एग्जाम्पल्स देनी है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है? 8.1 पर आपको नज़र आ रहा होगा स्टेटमेंट, इसका मतलब है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक एक्सप्रेशन होता है जो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों नहीं हो सकता। स्टेटमेंट आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी बात करते हैं तो वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, लेकिन दोनों नहीं हो सकती, या वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। इसी तरह से अगर हम मैथमेटिकल किसी भी एक्सप्रेशन की बात करें तो वो एक्सप्रेशन ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। जैसे हमें 2 साइड्स प्रूव करने के लिए दी होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ऐसा हो सकता है कि वो हमारा आंसर ठीक हो और ऐसा भी हो सकता है जो स्टेटमेंट हमें दी हुई हो वो फॉल्स हो। तो ऐसी स्टेटमेंट को कहते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। यहाँ से यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन को मार्क कर लेना है। उसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं मैथमेटिकल प्रूफ की। मैथमेटिकल प्रूफ क्या होता है? मैथमेटिकल प्रूफ प्रोवाइड्स द एविडेंस दैट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब देखें, स्टेटमेंट एक ऐसी चीज़ थी जो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी होती है, लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ जो होता है वो एविडेंस हमें सबूत देता है जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है, यानी वो हमें बताता है कि स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ लॉजिकल सीक्वेंस स्टेप दैट लेड टू फाइनल कंक्लूजन, वो हमें स्टेप्स बताता है और उसको सॉल्व करता है और फाइनल कंक्लूजन निकालता है, यानी फाइनल हमें रिजल्ट बताता है। यहाँ पर उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था कि आप 2 एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर मैंने 2 ईजी एग्जाम्पल लिखी हैं। एग्जाम्पल है द सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इज़ 180। ये एक स्टेटमेंट है कि ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं टोटल। स्टेटमेंट को हम प्रूफ भी कर सकते हैं और जब हम प्रूफ करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। उसके बाद वो कहते हैं 3 + 4 जो है वो 8 के इक्वल है। अब ये देखें 3 + 4 जो होता है वो 7 होता है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इस तरह से ये इसकी 2 एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। वो कहते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड थ्योरम। थ्योरम और एक्सियम के दरमियान डिफरेंस बताएं और एक एक एग्जाम्पल दें। पेज 156 पर एक्सियम की डेफिनेशन दी हुई है। देखिए, एक्सियम एक ऐसी स्टेटमेंट होती है दैट वी बिलीव टू ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। एविडेंस कहते हैं सबूत को। ये एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसको ऊपर हम यकीन करते हैं कि वो ट्रू है और उसके लिए हमें विदाउट एनी एविडेंस किसी भी सबूत की ज़रूरत नहीं होती या उसको प्रूफ करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो लास्ट में मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी जब हमने लास्ट लेक्चर लिया था, वो एक्सियम की ये एग्जांपल थी। थ्रू अ गिवन पॉइंट इन्फिनाइट मैनी लाइन्स कैन पास। एक पॉइंट से वो कहते हैं बहुत सारी, इन्फिनाइट कहते हैं लामहदूद, लाइन्स पास हो सकती है। देखें, ये चीज़ आपको नज़र भी आ रही है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बनाया, उसमें से मैंने बहुत सारी लाइन्स को पास किया। तो अब इस चीज़ को हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बात वाज़ेह है और इसको हर कोई मानेगा बगैर किसी सबूत के। ठीक, हर कोई बिलीव करे कि वो बात सही है तो उसको हम कहते हैं एक्सियम। उसके बाद देखिए पेज नंबर 154 पर थ्योरम की डेफिनेशन है। ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है दैट हैज़ प्रूफ ट्रू, जिसको हम सही साबित कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियसली नॉन फैक्ट, पिछले हकाइक की बेस पर। एक ऐसी चीज़ होती है जो सच तो होता है लेकिन आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। जो अभी हमने पढ़ा एक्सियम, उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं होती और वो ट्रू होता है। और थ्योरम जो होता है वो ट्रू होता है लेकिन हम उसको जो है वो उसका एविडेंस दे सकते हैं, उसको साबित कर सकते हैं, उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल ये है, दिस सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज़ 360। क्वाड्रिलेटर जो शेप होती है उसके आप एंगल्स को अगर प्लस करें तो आंसर 360 डिग्री आता है। आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, डायग्राम बनाएंगे और आप शो कर सकते हैं कि इसके एंगल 360 डिग्री होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वो कहते हैं कि आपने लॉजिकल रीजनिंग की आपने इंपॉर्टेंस बतानी है कि उसकी अहमियत क्या होती है किसी भी चीज़ को जो हम प्रूफ करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो इसमें उन्होंने कहा है कि आपने एक एग्जाम्पल भी देनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमने इंपॉर्टेंस बतानी है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, कि लॉजिकल रीजनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। वो कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग इज़ फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिकल प्रूफ, यानी जब आपने किसी भी चीज़ को मैथमेटिक में प्रूफ करना होता है, साबित करना होता है, तो लॉजिकल रीजनिंग उस फाउंडेशन होती है, उसकी क्या होती है,
बुनियाद होती है। ठीक, इंश्योर्स रिजल्ट आर ड्राइव्ड इन सिस्टमेटिक एंड वैलिड मैनर। ये जो हमने रिजल्ट निकाला है वो हमारा ठीक है या गलत है। इट रिमूव्स कन्फ्यूजन, ये कोई भी अगर हमारे जहन में या उस क्वेश्चन में, उस स्टेटमेंट में जो भी कन्फ्यूजन होती है उसको ख़त्म कर देता है। एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड वेरीफाइड, बिल्कुल सही साबित करता है। यूनिवर्सली कहते हैं जो ऐसी चीज़ जिसको पूरी दुनिया माने, फ्यूजन रिमूव करके इसलिए एक्सेप्ट किया जाता है इसको। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस है। और उसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि आप इसकी एक एग्जाम्पल भी दें। दिस सम ऑफ, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं यहाँ से, सम ऑफ टू ऑड नंबर इज़ इवन। ये हमने यहाँ से एग्जाम्पल लिया है। वो कहते हैं अगर हम कोई भी दो और ऑड नंबर को अगर प्लस करें तो वो इवन आता है। ये नॉर्मली आपको भी पता है कि देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, दो ऑड नंबर लेते हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड नहीं होते। 3 and 5 ये दो ऑड नंबर है। अगर मैं इनको प्लस करती हूँ तो इसका आंसर क्या आता है 8, और 8 क्या है, इवन नंबर। अब आपने इसको जनरली प्रूव करना होगा। वो इंटीजर्स लेट करते हैं कि हमारे पास है एक इंटीजर, हमारे पास है 2m+1, ये ऑड एक नंबर है, और दूसरा ऑड नंबर हमारे पास है 2n+1। ये इस तरह से हमारे पास दो ऑड नंबर्स हैं। दो ऑड नंबर्स को प्लस कर देते हैं, 2m+1 को प्लस कर देते हैं 2n+1 में, और 2m+1 + 2n+1, यहाँ से 2m एज इट इज़ आ जाएगा और उसके साथ आ जाएगा 2n, 1 + 1 हो जाएगा 2। अब देखिए इन तीनों में से 2 जो है वो सेम है, 2 को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर रह जाएगा m, यहाँ पर आ जाएगा n, और यहाँ पर 2 था वो बाहर चला गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो आया 2 × m + n+1। अब इवन नंबर है। इवन नंबर क्यों है आपको पता है, इवन नंबर जो होते हैं वो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं। और एक्सप्रेशन को देखें, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो ये ईजिली हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2 से 2 कैंसिल होकर ये इससे डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये हमारे पास क्या आ गया है, इवन आ गया है। तो यही इसका आंसर है। इसमें आपने ये ऊपर से इसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है, उसको नोट डाउन कर लेना है, और यहाँ पर उसकी ये एग्जाम्पल देनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहते हैं इंडिकेट वेदर इट इज़ एक्सियम, कंजक्चर और थ्योरम। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपने उन तीनों को देखकर बताना है कि ये एक्सियम है, कंजक्चर है या थ्योरम है। देखिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, अभी ऊपर भी पढ़ा। एक्सियम ऐसी चीज़ होती है जिसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको हर कोई मानता है बगैर किसी सबूत के। और थ्योरम ऐसी चीज़ होती है जो ट्रू तो होता है लेकिन हम उसको साबित कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। और कंजक्चर ऐसी चीज़ होती है, डाउटफुल चीज़ होती है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी, साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते हैं, अगर उनको कोई नई चीज़ नज़र आती है वो तो दुनिया के सामने बताते हैं कि, तो जब तक मुख्तलिफ साइंटिस्ट उसके ऊपर तजुर्बा नहीं कर लेते तो तब तक वो साबित नहीं होता कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है। तो ऐसी चीज़ जो डाउटफुल हो वो क्या होती है, कंजक्चर। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, वो कहते हैं देयर इज़ एन एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट। वो कहते हैं किसी भी 2 पॉइंट से हम एक लाइन बना सकते हैं मिलाकर, तो एक लाइन बन सकती है, यानी 2 पॉइंट्स को मिलाकर। तो ये आपको वाज़ेह तौर पे पता है 2 पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन ही बनती है। तो इस चीज़ को साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको लिखेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, एक्सियम होगा। अब सेकंड में देखिए एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2, अगर हम 2 प्राइम नंबर्स को प्लस करें तो क्या बनता है, इवन नंबर बनता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इवन नंबर क्या होता है, 2 से बड़े इवन नंबर कौन से हैं, 4 है 2 से बड़ा इवन नंबर, 6 है, 8 है, इस तरह अप टू सो ऑन बहुत सारे हैं। अगर हम 4 को लिखें तो 2 + 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। देखें 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, ये दोनों प्राइम है। तो वो कहते हैं हर इवन नंबर जो है वो प्राइम नंबर से मिलकर बनता है। इसे वो कहते हैं कि हर इवन नंबर जो है वो प्राइम नंबर से मिलकर बनता है। तो वो कहते हैं कि ये हमारे पास जो होगा ये कंजक्चर होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत साल गुजरने के बाद कोई एक ऐसी वैल्यू निकल आए मैथमेटिक्स में कि जो है उनको वो प्राइम नंबर से मिलकर ना बना हो, ऐसा इवन नंबर हमें मिल जाए। तो हम इस वजह से इसको कहेंगे कंजक्चर, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी है कि आगे जाकर ऐसा हो सकता है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाए। पार्ट नंबर 3 है, द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180। अगर ट्राइंगल के एंगल्स को प्लस किया जाए तो वो टोटल 180 होता है, और ये हम थ्योरम के ज़रिए प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, थ्योरम होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर्मुलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए और आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, x - 4 का होल स्क्वायर + 9 = x² - 8x + 25। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर है 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर है, होल का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला इस तरह से होता था हमारे पास कि अगर 2 वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं और उनका स्क्वायर हो तो हम पहले लिखते हैं
पहली वैल्यू का स्केयर और फिर लिखते हैं सेकंड वैल्यू का स्केयर, और अगर यहाँ पर माइनस हो तो माइनस आता है 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर हमेशा प्लस ही आता है। तो ये फार्मूला आपने बार बार पढ़ा है। हम इस x-4 को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, ठीक है। तो x-4 को लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट वैल्यू x है तो पहले x का स्केयर आ जाएगा, और लास्ट वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर 4 का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमेशा प्लस ही रहता है, यहाँ पर सेंटर में माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। 2 फार्मूले में है, और उसके बाद हमने लिखनी है फर्स्ट वैल्यू वो है x और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 4, और साथ में +9 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। x स्केयर माइनस 2 4 होता है 8, और साथ में है x प्लस 4 का स्केयर लेंगे, 4 4 हो जाएगा 16 + 9 x स्केयर माइनस 8x। 16 को आप 9 में प्लस करें तो आपका आंसर आता है 25। अब ये हमारे पास फाइनल आंसर आया है, और अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखें यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और हमारा आंसर इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के, और यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है x+1 का स्केयर माइनस x-1 का स्केयर। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने ऊपर फार्मूला ओपन किया वही फार्मूला ओपन करेंगे। पहले हमारे पास प्लस वाला है तो प्लस का फार्मूला लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, लास्ट वैल्यू का स्केयर, और दरमियान में प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू। इसी तरह से माइनस के लिए फार्मूला लिखते हैं। माइनस के लिए सेम फार्मूला होता है, जस्ट यहाँ पर माइनस आ जाता है जो भी हमने ऊपर भी लिखा था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसे देखें, ये हमारे पास x+1 फर्स्ट वैल्यू है तो हम लिखेंगे x का स्केयर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, 1 सेकंड वैल्यू है तो 1 का स्केयर इंटू 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है x और सेकंड क्या है 1। इसी तरह से दूसरी वाली वैल्यू का भी फॉर्मूला ओपन करेंगे। यहाँ से देखिए फर्स्ट वैल्यू है x तो आ जाएगा x का स्केयर प्लस लास्ट वैल्यू क्या है 1 तो 1 का भी स्केयर आ जाएगा, और यहाँ पर दरमियान में माइनस है तो माइनस आएगा 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू क्या है x और दूसरी क्या है 1। तो अब इसको ओपन करते हैं। देखें x स्केयर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और साथ में आ जाएगा x। 1 का स्केयर लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होता है। इसी तरह से x का स्केयर आ जाएगा x का स्केयर माइनस 2 1 ज़ा 2 और साथ में है x प्लस 1 का स्केयर जो है 1 आ जाएगा। उसके बाद अब इन ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देते हैं। x स्केयर प्लस 2x प्लस 1 माइनस जो है वो अंदर वाली सारी वैल्यूज़ की साइन को चेंज कर देगा। फर्स्ट वैल्यू प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगी, ये माइनस 2x जो है वो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में। अब देखते हैं जो कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। एक्स स्केयर से माइनस एक्स स्केयर कैंसिल हो जाएगा और +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। 2x + 2x कितना हो जाएगा 4x। तो यही हमने प्रूव करना था और ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 3 बिल्कुल पार्ट नंबर 2 की तरह है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से। और लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है x + 5 का स्केयर माइनस x - 5 का स्केयर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले a + b का स्केयर इस तरह से ओपन होगा। पहले हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू का स्केयर और फिर लिखेंगे लास्ट वैल्यू का स्केयर, और दरमियान में प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। 2 फार्मूले वाला फार्मूला मैं नहीं लिख रही, लास्ट क्वेश्चन में लिखा था। यहाँ पर आ जाएगा x यानी फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू क्या है 5। यहाँ पर आ जाएगा प्लस, दरमियान में है माइनस। अब बिल्कुल इसी तरह से इसका फार्मूला ओपन करेंगे। फर्स्ट वैल्यू का क्या आ जाएगा स्केयर और लास्ट वैल्यू का भी क्या आ जाएगा स्केयर। सेंटर में माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू है x और सेकंड है 5। एक्स स्केयर प्लस 2 5 हो जाएगा 10 और x 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का स्केयर होता है 25 माइनस x का स्केयर आ जाएगा -2 5 10 और साथ में है x प्लस 5 का स्केयर आ जाएगा 25। अब इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट्स को, सब वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी और ये जो माइनस है ये अंदर वाली वैल्यूज़ की साइन चेंज करेगा। फर्स्ट वैल्यू माइनस की हो जाएगी, सेकंड माइनस की है तो वो प्लस की हो जाएगी, और 25 प्लस का है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो देखिए +25 और -25 कैंसिल, और यहाँ से -x स्केयर और +x स्केयर ये कैंसिल हो जाएंगे। 10x + 10x हो जाएगा 20x, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी। तो नंबर 9 देखें, वो कहते हैं प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपने उनको सॉल्व करना है। इसमें फ़र्क ये है कि आप जो भी स्टेप करेंगे, यानी किया है, मल्टीप्लाई किया है, कुछ भी किया है, तो आप वहाँ पर वर्ड्स में लिखेंगे इंग्लिश में कि हमने ये किया है। ये उन्होंने कहा है कि आपने जस्टिफाई करना है। लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे 4 + 16x/4, ये
सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने इस 4 को जो है ना वो साइड पर लिख देना है। 4 यानी कि हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 1/4 लिखकर इसको साइड पर लिख देंगे और ये हो जाएगा 4 + 16x, इसको साइड पे लिख दिया। देखिए क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 4 पहले भी डिवाइड हो रहा था, अब भी डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आ जाएगा। पर लिखेंगे मैथमेटिक्स का एक रूल होता है कि अगर दो वैल्यूज़ हों और वो डिवाइड हो रही हों, जैसे ये डिवाइड हो रही थी फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू ए और बी, तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं कि बी को हम साइड पर लिख दें और ए जो है वो एक साइड पे, जैसे हमने यहाँ पर किया है कि यहाँ पर 4 नीचे था तो उसको 1/4 करके साइड पर लिख दिया और बाकी वैल्यू वैसे ही आ गई। यहाँ पर देखें है 1/4, यहाँ से भी और यहाँ से भी 4 बाहर आ जाए तो ताकि हम 4 से 4 को कैंसिल कर सकें। अच्छा अब देखिए यहाँ पर है 4, अब आप 4 को इस तरह से लिख सकते हैं 4 × 1 क्योंकि 4 × 1 = 4 ही होता है। उसके बाद इसको भी आपने 4 की टर्म्स में लिखना है तो 16 को ऐसे लिख सकते हैं हम 4 × 4 क्योंकि 4 4 ज़ा क्या होता है 16 होता है और साथ में x भी है तो किसी एक वैल्यू के साथ हम x लिख देंगे। ठीक है, x है तो एक वैल्यू के साथ x लिखेंगे, को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे आप किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर 4 था, आपने 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। इन दोनों में से आपने 4 को, ये 1/4 ऐसे ही आ जाएगा, इन दोनों में से आपने 4 को बाहर निकाल लेना है और अंदर क्या बच जाएगा 1 + 4x, क्योंकि यहाँ से भी 4 और यहाँ से भी 4, ये क्या आ गया कॉमन होके बाहर आ गया। अब आपने इस स्टेप को भी बताना होगा कि आपने इस स्टेप को क्या किया है। अच्छा तो एक चीज़ आप जहन में रखें, ये आगे भी यूज़ होगा। यहाँ पर ये कितनी वैल्यूज़ थी 1 2 3 4 वैल्यूज़ थी ना, और नीचे आकर कितनी बन गई हैं 1 2 3, क्योंकि 4 हमने दोनों में से बाहर निकाल के एक बार लिख लिया है। इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये आगे भी यूज़ होगा, ये आपने माइंड में रखना है। चलो देखें अब हम इन दोनों को सॉल्व करना चाहते हैं तो अब डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले हम क्या करते हैं इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट्स लगा देते हैं 1/4 × 4 ताकि समझ आए कि अब हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। और इन देखें पहले लास्ट वाली वैल्यूज़ पे ब्रैकेट थी, अब हमने स्टार्ट में ब्रैकेट लगा दी और इस तरह से अगर हम ब्रैकेट्स चेंज करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आपने मेंशन कर देना ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। उसके बाद देखिए यहाँ से 4 जो है वो 4 से हो जाएगा कैंसिल और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 1 और यहाँ पर है 1 + 4x। तो अब इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, जब आपने 4 को 4 से कैंसिल किया है तो आप कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लाई और एक दूसरे के रिवर्स हैं या इन्वर्स हैं, ये 4 है और ये 1/4 है, ये एक दूसरे के इन्वर्स है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए हम इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और यहाँ से आंसर आ जाएगा 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + 4x से, तो हमारे पास आंसर 1 + 4x ही आ जाएगा। ये जब आप 1 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए मल्टीप्लाई का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रही थी और आइडेंटिटी का मतलब उर्दू में होता है शनाख्त, यानी कि ऐसी चीज़ से आप मल्टीप्लाई करें कि उसकी शनाख्त पर कोई फ़र्क ना पड़े। यानी 1 एक ऐसी चीज़ है आप उसको जिससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी, किसी भी वैल्यू की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, वो वही रहती है। तो हमारे पास आंसर आ गया 1 + 4x और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी और हमने इसको प्रूव कर दिया। पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पर आपको 2 साइड्स दी हुई हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं और इसका आंसर हमने इसके इक्वल लेकर आने राइट हैंड साइड के। 6x² को आप इस तरह से लिख सकते हैं 6x और यहाँ पर 2x हैं तो एक x को आपने सेपरेट करके लिख देना है, ठीक है। और 18 को भी इस तरह से लिखना है कि पहले आपका आंसर 6x आए, तो 18 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 3 ज़ा 18, ऐसे हो जाएगा ना, 6 3 ज़ा क्या होता है 18 और हम x जो है वो 6 के साथ लिख देते हैं। तो जैसे आपके पास 6 है, 6 को अगर आप इस तरह लिख देते हैं 2 × 3 तो इसका मतलब है आपने 6 के फैक्टर बना दिए हैं, समझ आ गई। तो इसी तरह से हमने 6x² के भी फैक्टर बना दिए हैं, उनको 2 टर्म्स में चेंज कर दिया और 18x के भी फैक्टर्स बना दिए हैं। यहाँ पर जो नीचे वैल्यूज़ हैं इनके भी हम फैक्टर्स बनाएंगे। नीचे हम क्या करते हैं 3 को सेपरेट कर देते हैं और x² को सेपरेट, ठीक है। उसके बाद 27 को भी इस तरह लिखते हैं, 3 को सेपरेट कर देते हैं और 9 को सेपरेट, 3 9 ज़ा 27 होता है और 3 को जब आप x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 3x² आ जाता है। तो इस तरह से आपने इनको फैक्टराइज करके लिख दिया। तो आप यहाँ पर स्टेप में मेंशन करेंगे फैक्टोराइजेशन टर्म्स, हमने इन टर्म्स की क्या लिया है फैक्टोराइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर देखिए यहाँ पर भी 6x है और यहाँ पर भी 6x है, तो 6x क्या आ जाएगा बाहर और अंदर रह जाएगा x प्लस और यहाँ से रह जाएगा 3।
ठीक है। और अगर हम नीचे से बात करें, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 आ जाएगा बाहर और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और -9। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, देखिए तरह की कोई प्रॉपर्टी यूज़ होती है तो हम उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद आपने दोबारा से फर्स्ट टर्म को फैक्टराइज करना है। देखिए यहाँ पर नीचे 3 है, आपने ऊपर भी 3 बनाना है ताकि 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर आप 6 को ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और साथ में है x, तो 2 के साथ आ जाएगा x और x प्लस 3 एज इट इज़ आ गया। और नीचे जो है वो हमारे पास क्या है 3x² -9। अब देखिए आपने दोबारा से 6x को फैक्टराइज किया, यानी 2 टर्म्स में लिखा है, तो आप दोबारा से लिखेंगे कि हमने क्या किया है, फैक्टोराइजेशन की है। न्यूमिरेटर कहते हैं फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं न्यूमिरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो आप बताएंगे हमने फैक्टोराइजेशन की है न्यूमिरेटर की, ठीक है। यहाँ से हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाई 2x x प्लस 3 और नीचे हमारे पास है 3। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर और -9 है आपके पास, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x को आप ऑलरेडी x के स्क्वायर में है तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 होता है 9। यहाँ पर 9 था तो आपने उसको 3 में चेंज कर दिया, यानी 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 का होता है 9। तो आप कहेंगे हमने डिनोमिनेटर को भी क्या किया है, फैक्टराइज किया है। तो आप लिखेंगे फैक्टोराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ से हमने डिनोमिनेटर की भी फैक्टराइजेशन कर दी है, वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी x प्लस 3 और नीचे हम फार्मूला यूज़ करेंगे 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है। देखिए हमने फार्मूला पढ़ा था, अगर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हो और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, तो हम उसको एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर बिल्कुल ये यूज़ करेंगे, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे x प्लस 3 और एक बार माइनस में लिख देंगे x माइनस 3। तो यहाँ से आप फार्मूला भी मेंशन करेंगे कि आपने कौन सा यूज़ किया है, यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी इन डिनोमिनेटर। बताएंगे ना कि आपने नीचे यूज़ किया है डिनोमिनेटर में। यहाँ पर भी है 3 और यहाँ पर भी है 3, यहाँ पर है x प्लस 3 और यहाँ पर भी x प्लस 3। अब हम चाहते हैं कि ये 3 से कैंसिल हो जाए और x प्लस 3 से कैंसिल हो जाए। नॉर्मली तो हम इनको कैंसिल कर देते हैं, लेकिन अब हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। हमें देखें 3 जो है वो 3 के नीचे है, तो x प्लस 3 को भी हमें इस साइड पर लाना होगा। जो ये वाला x प्लस 3 है इसको 2x की जगह पर हमें लाना होगा। तो हम इनकी जगह चेंज करते हैं, x प्लस 3 पहले आ जाएगा और जो 2x है वो बाद में चला जाएगा और नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, x प्लस 3 एंड x माइनस 3। अब देखिए जो हमने ये वाला स्टेप किया, आपको इसको भी नाम देना होगा। ये वाली प्रॉपर्टी जो होगी, देखिए यहाँ पर 3 वैल्यूज़ थी और इनकी जगह चेंज हो गई है, तो ये वाली प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिव। ये हमारे पास होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, किसकी है, मल्टीप्लाई की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई की। तो अब देखते हैं, उसके बाद देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पर आ जाएगा 1, आंसर कैंसिल हो गया और यहाँ पर हमारे पास बच गया है 2x ओवर x माइनस 3। यहाँ पर 1 कैसे आया ये आपको बताना होगा। तो आप बताएंगे कि अगर दो वैल्यू सेम हो और उनको कैंसिल करें तो आंसर 1 आता है। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल ऊपर भी a है और नीचे भी a है, यानी सेम वैल्यू है, उनको कैंसिल करें तो आंसर हमारा क्या आता है, 1 आता है। इसलिए हमने ये दोनों वैल्यू सेम थी, कैंसिल करके आंसर क्या लिखा है, 1 लिखा है। उसके बाद जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 2x ओवर x माइनस 3। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, जब 1 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो सेम रहता है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मेरे पास राइट हैंड साइड है तो हम यहाँ से लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो हमारे पास इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, वो हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ओवर में है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक इस तरह से होता है, पहले हम ऊपर वाली वैल्यू को देखते हैं। जो लास्ट वाली वैल्यू होती है हमारे पास क्या है, 10। जो लास्ट वैल्यू होती है उसका आपने एलसीएम लेना होता है। 10 का एलसीएम आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। अब आपका यहाँ से फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 एंड 5। अब आपने 2 और 5 को इस तरह से लिखना है कि आपका आंसर 7 आ जाए इनको मिलाकर। देखें अगर आप 5 को 2 में प्लस करें तो आपका आंसर 7 आ जाता है ना, तो आप इस 7x की जगह पर 2 और 5 लिख देंगे, x स्क्वायर और प्लस 10 ये एज इट इज़ आ जाएगा और 7x की जगह पर आपने लिख देना है 2x प्लस 5x। ठीक है,
2 + 5 7 ही हो जाता है। इस तरह से अब नीचे वाली वैल्यू है वो भी 10 है और उसके फैक्टर्स भी क्या बनेंगे 2 एंड 5। अब आपने क्या बनाना है यहाँ पर -3। तो अब 5 और 2 को आपने इस तरह लिखना है कि आपका आंसर -3 आ जाए। देखिए 5 जो है वो माइनस का लिखूं और 2 प्लस का लिखूं। देखें प्लस माइनस होता है, -5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आंसर आएगा और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हमारा आंसर -3 आएगा। और हमें आंसर में -3 ही चाहिए तो -3x की जगह हम +2 एंड -5 लिख देंगे। x² और -10 ये एज इट इज़ आ जाएगा। -3x की जगह हम लिखेंगे +2 और -5, क्योंकि 3 के साथ x है तो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ भी हमें x लिखना होगा ताकि जब इनको सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास 3x ही आए। तो अब हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, मिड टर्म ब्रेक यूज़ किया, तो आप यहाँ से मेंशन कर देंगे मिड टर्म ब्रेक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर हमने कॉमन लेना होता है। पहले इन दोनों वैल्यूज़ में से देखेंगे जो सेम होगा उसको बाहर निकालेंगे, फिर इन दोनों में से जो सेम होगा उसको बाहर निकालेंगे और सेम प्रोसेस हम नीचे करेंगे। यहाँ से देखें अगर फर्स्ट 2 टर्म्स से देखें तो x बाहर आ जाएगा क्योंकि x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ से एक x बाहर चला गया तो यहाँ पर एक x बच जाएगा और यहाँ से x बाहर चला गया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 5 और 10 दोनों जो है वो 5 से डिवाइड हो सकते हैं तो 5 को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा x और जब 10 को आप 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 10 को आपने बाहर निकाला है तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह से सेम प्रोसेस नीचे करेंगे। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं x और यहाँ पर एक x बाहर चला गया x रह जाएगा माइनस और x बाहर चला गया यहाँ पर रह जाएगा 5। इसी तरह से यहाँ से देखें यहाँ से और यहाँ से इन दोनों में से 2 जो है वो दोनों को से डिवाइड हो जाएगा। 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 10 से को भी डिवाइड करता है 2। तो +2 आप बाहर निकाल लें, 2 बाहर चला गया तो यहाँ पर रह जाएगा x माइनस और उसके बाद जब आप 10 को, क्योंकि आपने 2 बाहर निकाला है, 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 क्योंकि 2 5 सा होता है 10। तो अब आप इस स्टेप को नाम देंगे और ये वाला स्टेप जो होता है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख देंगे ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से x+2 और यहाँ से x+2 कॉमन है, इसको एक बार लिखेंगे और यहाँ से x+5 को एक बार लिखेंगे। नीचे भी सेम प्रोसेस करेंगे, x-5 और x-5 सेम है, इसको एक बार लिखेंगे और x+2 को एक बार लिखेंगे। तो इसको भी हम यही कहेंगे कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो दोबारा से लिखते हैं अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद यहाँ से देखिए हमारे पास जो x+2 है और x+2 है ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और हमारे पास आंसर आ जाएगा, जब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा और ऊपर हमारे पास बच जाएगा x+5 और नीचे हमारे पास आ जाएगा x-5। दो वैल्यूज़ को कैंसिल करने से 1 आंसर आता है तो हम उसका कैसे लिखते हैं कि दो वैल्यूज़ सेम थी, ऊपर भी a था नीचे भी a था, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और उनको हम कट करते हैं तो आंसर 1 आता है। इसके बाद देखिए जब आप 1 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर वही आता है और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। इस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।